सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे महार तालाब के आंदोलन की। मेरे साथियों, महार तालाब का आंदोलन क्या है, संपूर्ण बारीक विश्लेषण भी आज हम देखने वाले हैं इस महार तालाब के आंदोलन का। और हम आपको बता दें, ये आंदोलन का जो घटनाक्रम है महार तालाब के आंदोलन का, जो 19-20 मार्च 1927 को हुआ था मेरे साथियों। 19-20 मार्च 1927 को क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको बता दें, इस घटनाक्रम को बाबा साहब साइमन कमीशन के समक्ष रखते हैं। साइमन कमीशन जो भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए गठन किया गया था, जिसमें कोई भी भारतीय नहीं रखा गया था मेरे साथियों, कोई भी भारतीय नहीं रखा गया था। इस वजह से कांग्रेसियों ने और हिंदुओं ने जबरदस्त विरोध किया था साइमन कमीशन का, अर्थात भारतीय सांविधिक आयोग का। लेकिन बाबा साहब ने इस भारतीय सांविधिक आयोग अर्थात साइमन कमीशन का वेलकम किया था। और यही सही मौका था जब दलितों पर हो रहे शोषण अत्याचार का जो उच्च स्तर था शोषण अत्याचार का, उसको बाबा साहब ने हूबहू साइमन कमीशन के समक्ष रख दिया मेरे साथियों। कल कुछ घटनाक्रम हमने आपको बताया था अम्बेडकर संदेश के माध्यम से। शेष घटनाक्रम आज हम आपको महार तालाब में किस तरह से उच्च जातीय हिंदुओं की गुंडागर्दी होती है, उस गुंडागर्दी को बाबा साहब यहाँ पर साइमन कमीशन के समक्ष रखते हैं। आखिर क्यों इस घटनाक्रम को बाबा साहब साइमन कमीशन के समक्ष रखते हैं, क्या सिद्ध कर पाएंगे बाबा साहब इस बारे में? तो आइए आज के अम्बेडकर संदेश में अब हम आपको ले चलते हैं, विस्तार से बात करेंगे। मध्य संख्या 4 बंबई क्रॉनिकल से 24 मार्च 1927 को ये प्रकाशित हुई खबर, कोलाबा दलित जाति सम्मेलन, उच्च जातीय हिंदुओं की गुंडागर्दी। पेज नंबर 158 से लेकर 160 तक हम आपके समक्ष रखेंगे। बाबा डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 4 से। बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से। आइए तो शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश। भाषा लिखते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने 24 तारीख के अंक में महार के दंगों पर एक बयान छापा, परंतु क्योंकि वह बयान अधूरा है और वहां जो कुछ भी हुआ उसकी सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं करता, इसे दंगे का पूरा और सही विवरण देना आवश्यक है। कोलाबा जिले के दलित जातियों का एक सम्मेलन महार में 19-20 मार्च 1927 को बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बार एट लॉ की अध्यक्षता में हुआ। दलितों की उपस्थिति 2500 से अधिक थी और उनमें भारी उत्साह था, परंतु दंगे के कारण सम्मेलन के काम में गंभीर बाधा पड़ी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी महार के ऊंची जात के हिंदू निवासियों पर है। सम्मेलन के पहले दिन जब अध्यक्षीय भाषण के बाद कई सवर्ण हिंदुओं ने भी सम्मेलन को संबोधित किया और दलितों को आश्वासन दिया कि वे हर प्रकार से उनकी सहायता के लिए तैयार हैं, और आग्रह किया कि दलित लोग सवर्ण हिंदुओं के विरुद्ध घृणा न फैलाएं। इसे देखते हुए विशेष समिति ने जिस प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था, उसमें यह भी कहा गया था कि ऊंची जात के हिंदुओं को दलितों के उत्थान के लिए क्या करना चाहिए। विशेष समिति में कुछ लोगों ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि महार में दलित लोगों को पीने के पानी की बहुत दिक्कत है। यह दिक्कत महार के निवासी दलितों के सामने ही नहीं है, बल्कि गांव वालों को भी उठानी पड़ती है। जो व्यक्तिगत कार्यों या सरकारी कार्यों से महार आते हैं, वहां पानी का इतना अभाव है कि सम्मेलन के लिए 15 रुपये रोज का पानी खरीदना पड़ा। कुछ दिन पहले महार नगर पालिका ने एक प्रस्ताव पारित करके यह घोषणा की थी कि शहर के तालाबों पर जनता को जाने की अनुमति है, परंतु उसने वहां कोई बोर्ड नहीं लगाया था। लोग वहां जाने से डरते थे, इसलिए विशेष समिति के सम्मेलन में उच्च जात के लोगों के विचार इस विषय में जानकर यह फैसला किया गया कि सम्मेलन में शामिल लोग चौधार तालाब पर इकट्ठे होकर जाएं और दलित जात के लोगों को पानी लेने का उनका अधिकार दिलाने में सहायता दें। मेरे साथियों, हम आपको बता दें, ये वही महार तालाब है जहां पर घोड़े, गधे, कुत्ते, बिल्ली सभी पानी पी सकते थे, पानी को टच कर सकते थे। लेकिन
भारत के जो दलित वर्ग के लोग थे, जिनको अछूत की श्रेणी में रख दिया गया, वो इस तालाब के पानी को छू नहीं सकते थे। वो पानी को, यानी कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हमारे समाज को किस तरह से पशुओं से भी गिरा गुजरा समझा जाता था। जिस तालाब में जानवर पानी पी सकता था, इंसान पानी नहीं पी सकता था। इसका ये मतलब हुआ कि वो हमें, यानी कि हमारे समाज को, दलित वर्ग को जानवर से भी ज़्यादा गया गुजरा समझते थे। तो मेरे साथियों, ये था घटनाक्रम महार तालाब के आंदोलन का। और यहाँ पर एक झूठी अफवाह फैलाई जाती है। झूठी अफवाह क्या फैलाई जाती है? जैसे ही महार तालाब का पानी बास आप पीते हैं और उसके बाद सभी लोग अपने अपने घरों की ओर वापस आते हैं, ठीक उसी समय एक झूठी अफवाह फैला दी जाती है। और उसका दुष्परिणाम क्या होता है मेरे साथियों? हालांकि दलित वर्ग के लोगों ने बाबा साहब के नेतृत्व में बहुत ही संयमित होने का परिचय दिया, और संयमित होने का परिचय देकर उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि वास्तव में वो अशांति नहीं चाहते हैं, समाज के अंदर भाईचारा चाहते हैं और देश को आगे ले जाना चाहते हैं। जब 20 तारीख की सुबह सम्मेलन फिर शुरू हुआ, 2 दिवसीय कार्यक्रम था, 19 मार्च और 20 मार्च। तो 19 मार्च को जो घटनाक्रम हुआ वो हमने आपके समक्ष रखा। 20 तारीख की सुबह सम्मेलन जब फिर शुरू हुआ तो पहला संकल्प जिसमें ये घोषणा की गई थी कि सवर्ण हिंदू दलितों के लिए क्या करें, दलित वर्गों के सदस्यों द्वारा सम्मेलन के समक्ष रखा। अध्यक्ष ने सर्वश्री पुरुषोत्तम प्रभाकर जोशी और गोविंद नारायण धारिया, ऊंची जातियों के प्रतिनिधि थे, से संकल्प पर बोलने का अनुरोध किया। संकल्प में अंतरजातीय विवाह से संबंधित एक खंड को छोड़कर उन दोनों ने संकल्प को स्वीकार किया। इस विकल्प को लेकर आम सहमति थी, इसलिए सम्मेलन का सत्र समाप्त होने के बाद सभी लोग एकत्र होकर उस तालाब की ओर बढ़े। जुलूस अत्यंत शांत था और सब कुछ शांति से गुजरा, परंतु लगभग 2 घंटे बाद बाहर के कुछ बददिमाग लोगों ने एक अफवाह फैला दी कि दलित वर्गों के लोगों का इरादा वीरेश्वर मंदिर में घुसने का है, जिससे बदमाश लोगों की बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। उनके पास लाठियां भी थीं। भीड़ शीघ्र आक्रामक हो गई और सारा शहर गुंडों की चपेट में आ गया, जो दलितों के खून के प्यासे लग रहे थे। दलित वर्गों के लोग अपने अपने गांव को रवाना होने से पहले खाना खा रहे थे। जब उनमें से अधिकांश चले गए तो गुंडे रसोई में घुस गए, जहां दलित लोग खाना खा रहे थे। दोनों दलों के बीच युद्ध छिड़ सकता था, परंतु दलित वर्गों के नेताओं ने अपने लोगों को रोक दिया और इस प्रकार भीषण दंगा टल गया। जब गुंडों को मुकाबला करने वाला कोई नहीं मिला तो उन्होंने सड़क पर घूमना शुरू कर दिया और उन इक्का दुक्का दलितों पर हमला करना शुरू कर दिया जो अपने गांव को लौट रहे थे। वे दलितों के घरों में भी घुस गए और उन्हें बुरी तरह पीटा। कुल मिलाकर 20 दलित घायल हुए। इस घटना में दलितों का व्यवहार प्रशंसनीय था, जबकि बड़ी जातियों के, उच्च जातियों के अनेक लोगों का बर्ताव निंदनीय था। जो दलित वहां इकट्ठा हुए थे उससे कहीं ज्यादा बड़ी जातियों के लोग आधम के, परंतु क्योंकि उनके नेताओं का उद्देश्य अहिंसक और पूरी तरह संविधान सम्मत था, इसलिए दलितों ने कोई आक्रामक रूप नहीं अपनाया। दलित वर्गों के पक्ष में ये बहुत बड़ी बात है कि यद्यपि उन्हें बुरी तरह उकसाया गया था, किंतु इसके बावजूद उन्होंने आत्मसंयम का जो परिचय दिया, आत्मसंयम बरता। महार सम्मेलन से ये सिद्ध होता है कि ऊंची जातियां दलितों को सार्वजनिक पनघटों से पानी लेने जैसे प्राथमिक नागरिक अधिकारों के उपयोग के विरुद्ध है। तो मेरे साथ यहाँ पर भाषा ने सिद्ध कर दिया कि किस तरह से यहाँ पर ऊंची जातियां दलितों को सार्वजनिक पनघट से पानी नहीं लेने देती। महार और कोलाबा जिलों में सवर्ण हिंदुओं का सबसे निंदनीय कार्य यह था कि विभिन्न गांव के अपनी जाति भाइयों को उन्होंने तुरंत संदेश भेज दिया था, जैसे ही सम्मेलन से भाग लेकर दलित लोग अपने गांव में पहुंचे उन्हें दंड दें, ये मैसेज पहुंचा दिया ऊंची जाति के लोगों ने। इसके परिणाम स्वरूप जो लोग महार सम्मेलन से लौटे उनके साथ गांव पहुंचने से पहले या बाद में मारपीट की गई। दलितों की विडंबना ये थी कि उनकी संख्या बड़ी जातियों के मुकाबले बहुत कम थी। दलितों के नेताओं ने अधिकारियों से संरक्षण की अपील की है
और डीएसपी सहित जिला अधिकारी मौके पर जाकर जांच कर रहे हैं। बहरहाल ये बताना जरूरी है कि यदि रेजिडेंट मजिस्ट्रेट 2 घंटे तक हाथ पर हाथ धरे न बैठा रहता तो दंगा रुक सकता था। मेरे साथी, यानी कि यहाँ पर डीएसपी की बहुत बड़ी गलती है और ये गलती उसने की क्यों, ये विचारणीय प्रश्न है। आप निश्चित तौर पर दूरदर्शी साथी हैं और इसलिए आपने विचार सटीक कर लिया होगा। आज के अम्बेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, महार आंदोलन कब हुआ था और इस महार तालाब आंदोलन की अध्यक्षता किसने की थी। आज का अम्बेडकर संदेश कैसा लगा ये जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि महार तालाब आंदोलन का अक्सर हम लोग अपने स्पीचेज में जिक्र करते हैं। ये जो आंदोलन है ये हमारे दलित समाज को या यूं कहें कि बहुजन समाज को, चाहे वो प्रतिनिधित्व का मामला हो या नौकरी में प्रतिनिधित्व का मामला हो या समान नागरिकता की बात हो, ये सभी जो चीज़ें मिली हैं ये बाबा साहब की देन है। और यहाँ पर महार तालाब आंदोलन की भूमिका इसमें बहुत बड़ी है। जब प्रमाण के तौर पर बाबा साहब ये बात रखते हैं, क्योंकि महार तालाब आंदोलन इसके बाद भी चला, जो लोग दोषी थे जिन्होंने दलितों पर हमला किया था उनको न्याय दिलाने के लिए लगभग 10 साल बाबा साहब ने हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी थी। 1937 में जाकर बाबा साहब को जीत मिली मेरे साथियों महार तालाब आंदोलन की, और तब जाकर हमारे समाज को न्याय मिला था। तो इस तरह से आज का अम्बेडकर संदेश महार तालाब आंदोलन को लेकर है। ऐतिहासिक अम्बेडकर संदेश हम कह सकते हैं। ऐसे में ऐतिहासिक अम्बेडकर संदेश अगर जन जन तक नहीं पहुंचा तो ये सामान्य हमारे आम जन लोगों का बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए मेरे साथियों आपसे निवेदन है, इस अम्बेडकर संदेश को जरूर जन जन तक पहुंचाने का कष्ट कीजिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में। प्रस्तुत करता मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।